नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह। साइंस क्लास में आपका हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिजिक्स टॉपिक चल रहा था साइंस का। मोस्टली टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम टॉपिक का नाम है हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं उन पे भी हम देखते हुए चलेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी है, उन न्यूमेरिकल को भी हम टेम्परेचर कन्वर्ट बात सारी चीज करते चलेंगे बेटो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हीट। हीट को कहते हैं ऊष्मा, और टेम्परेचर पढ़ने वाले तापमान। तो सभी बच्चों जुड़ जाओ, सभी बच्चे ऑनलाइन हो जाओ। आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार और आनंद भर से होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग जुड़ जाओ। सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? चलो, अगर सभी को प्रॉपर आवाज आ रही है, सभी को प्रॉपर दिख रहा है तो ओके लिख दो कमेंट में। ओके, मैं सारे बच्चों के कमेंट देख लूंगा, जिसके माध्यम से क्लास को स्टार्ट करता हूं। हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। बाय लैंग्वेज इंग्लिश के, इंग्लिश वाले विद्यार्थी इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देखेंगे। दोनों तरफ से पीपीटी है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है। दोनों लैंग्वेज को पढ़ते चलेंगे बेटा। ठीक है बेटा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर दिया है, तो पूरा पूरा फिजिक्स आपका इंग्लिश में भी दिया गया है। हीट क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है? हीट क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सारी ऊष्मा पर चर्चा करेंगे। जितने पर चलो बच्चों, प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है, आवाज। तो हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है, इस पर चर्चा करने वाले। तो हीट को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा उदाहरण तर्क बताना चाहूंगा आपको, ठीक है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर हीट, तो हीट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा अर्थात एनर्जी है। प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, एक एक शब्द को लेते जाएं, एक एक शब्दावली को तोड़ते जाएं। आपको सारी चीजें क्रमबद्ध रूप से समझाई जाएगी और सारी चीजों को सुचारू रूप से आपके अंदर प्रवेश करा दिया जाएगा। तो ऊष्मा पूछे जाए या हीट पूछी जाए तो हीट का क्या होता है, तो आपको बता दें हीट एक प्रकार की क्या है? एनर्जी होती है। हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण उत्पन्न होती है। क्या कहना चाहता हूं? हीट एक प्रकार की एनर्जी है। जब दो वस्तुओं के आपस में मिलने से, जब दो वस्तुएं बेटा, जब दो वस्तुओं के आपस में मिलने से उनके तापमांतर के कारण क्या निकलती है बेटा? हीट निकलती है, ऊर्जा निकलती, ऊष्मा निकलती है। अभी कहोगे बच्चों सर एक्सप्लेन करो सही ढंग से। हाँ बच्चों, एक्सप्लेन करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। आपको हर तरह से ज्ञान देंगे। ज्ञान, ज्ञान चाहिए बच्चों आपको, ज्ञान। हाँ तो बेटा इधर देखना, हीट के लिए क्या चाहिए आपको? दो वस्तुएं चाहिए, दो ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट होगा, उनके बीच ताप होगा, और तापांतरण के कारण ही क्या निकलेगा बेटा? ऊष्मा निकलेगी। लो बेटा, आपने आपने आदिवासी की कहानी सुनी? पहले जो आदिवासी होते थे उन्होंने दो पत्थरों से क्या निकाली थी? चिंगारी निकाली थी, ऊष्मा निकाली थी, आग निकाली थी। जब दो पत्थरों को आपस में रगड़ोगे बेटा, आपस में रख लोगे तो क्या उत्पन्न होगा? टेम्परेचर, तापमान उत्पन्न होगा। यही तापमान किसमें बदल जाता है? ऊष्मा में बदल जाता है। देखो बदलता है। जिस किसी वस्तु में नेट ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। ये ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? मास पर निर्भर करती है। और ये ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। अगर द्रव्यमान जितना अधिक होगा, ऊष्मा उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में आई बच्चा? आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, ठीक है। मैं बता रहा हूं बेटा, ऊष्मा एक एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। ऊष्मा एक एनर्जी है। ऊष्मा हमेशा ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड सेकंड इसको आपस में रगड़ो। इनको आपस में रगड़ने पर क्या उत्पन्न होगा? तापमान उत्पन्न होता होगा। और तापमान के कारण ही क्या उत्पन्न होती है? एनर्जी। तापमान के कारण बच्चों क्या उत्पन्न होती है? एनर्जी होती है, ठीक।
हमने उदाहरण दिया है, हम उदाहरण देते हुए चल रहे हैं कि मेरे पास दो हाथ है, मैं इसको दो, एक वस्तु हो गई दूसरी वस्तु हो गई, इन दोनों को क्या कर रहा हूं, रगड़ रहा हूं, इन दोनों को क्या कर रहा हूं, रगड़ रहा हूं। तो कुछ समय के बाद मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, हो जाएंगे। जब दो वस्तुओं के बीच में कार्यशीलता होती है तो क्या उत्पन्न होता है, तापमान उत्पन्न हो जाता है। अगर तापमान उत्पन्न हो गया तो वही क्या कहलाती, ऊर्जा कहलाती, ऊष्मा कहलाती। क्या कहलाती है, ऊष्मा। ऊष्मा की बात करें, ये जो ऊष्मा होती बच्चों, वो द्रव्यमान और द्रव्यमान, मास प्लस टेम्परेचर, मास प्लस टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ऊष्मा जो होती है वो आपकी किस पर निर्भर करती है, मास प्लस टेम्परेचर। मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, बदलता नहीं बेटा किसी भी स्थिति में। द्रव्यमान कहीं भी चले जाओ, ये द्रव्यमान आपका कहीं बदलेगा नहीं, परंतु भार आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, जो मास होता है, अगर मास अधिक हो, मैं मास क्या हो, अधिक होता है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, अधिक होगा। ये बात अपने दिमाग में कोशिश करें समझने की। अगर मैंने बोल दिया अगर मास अधिक है, अगर बड़ी वस्तु है बेटा, अगर बड़ी वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। छोटे छोटे पत्थर को रगड़े जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और बड़े बड़े पत्थरों को आपस में टकराओगे तो चिंगारी ज्यादा उत्पन्न होगी। तो वही कहना चाहता हूं बेटा, अगर आपका मास ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा उत्पन्न होगा, अगर मास कम है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। मेरी बात समझ आई बच्चा। तो ऊष्मा क्या होती है, अगर ऊष्मा को एक लाइन में परिभाषित करना है तो आप यहां से देख सकते हो। सही बच्चे जुड़े हैं क्या, ठीक है, सभी बच्चे जुड़े रहो, कमेंट करते रहो, हर चीज को सीखने की कोशिश करना बच्चों, हर चीज को। पूजा शिवा तिवारी, एम प्रजापति, अमर सिंह जी सर, सारे बच्चे जुड़ते रहे, सारे बच्चे, मजा आ जाएगा। क्लास कब से, अमर सिंह, क्लास चल रही है बेटा, अभी से स्टार्ट हुई है, 2 मिनट पहले जस्ट अभी स्टार्ट हुई। अमर सिंह अभी स्टार्ट हुई है, बस पहला, ठीक है सर। बच्चों बच्चों बच्चों, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है। दोबारा बता देता हूं आपको, क्लास को पूरा बता देता हूं दोबारा। कहने का अर्थ है कि ऊष्मा क्या होती है। मैं आपसे पूछूं ऊष्मा क्या होती है तो आप क्या होगे सर, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी। प्रश्न बन चुका, प्रश्न आएगा कि ऊर्जा क्या है, हीट क्या है, व्हाट आर द हीट। तो व्हाट आर द हीट की बात करें तो हीट इज द एनर्जी। अब बात करने वाले हैं कि सर दो ऑब्जेक्ट को, दो वस्तुओं को आपस में टकराओ, दो वस्तुओं के बीच जो ताप उत्पन्न होता है, जो टेम्परेचर उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी। बेटा दो हथेलियां हैं, आपके दो हथेलियों को आपस में रगड़ो, देखो गर्म हो गया मेरा हाथ। तो दो वस्तुओं को आपस में टकराने पर, रगड़ने पर तापमान उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कहने का अर्थ है बच्चों, ऊष्मा, ऊष्मा मास और टेम्परेचर पर निर्भर करती है, मास और द्रव्यमान पर, मास और ताप पर निर्भर करती है। बड़े 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 पत्थर ले आओ, उनको आपस में टकराओ तो टेम्परेचर, चिंगारी क्या होगी, ज्यादा उत्पन्न होगी। तो मास ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। छोटे छोटे पत्थरों को रगड़ो तो टेम्परेचर, चिंगारी कम उत्पन्न होगी। तो अर्थात ये कह सकते हैं टेम्परेचर मास ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, और टेम्परेचर कम होता है तो मास भी कम, मास कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होता है। मेरी बात ध्यान रखना बच्चों, क्या है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इंग्लिश वाला कहां गया, हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी फ्लो द ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है, टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दोनों वस्तुओं के बीच तापमान क्या होगा, डिफरेंट, किसी में ज्यादा किसी में ज्यादा कम। तो बेटा कंटेंट एंड ऑब्जेक्ट डिपेंड इन द मास एंड टेम्परेचर। आपका जो हीट होती है वो किस पर निर्भर करती है, मास और टेम्परेचर। द ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो ग्रेटर विल द अमाउंट ऑफ द हीट। आ गई भैया, आ गई आ गई आ गई। दोबारा दोबारा बोलना सर, आवाज की प्रॉब्लम रहती है भैया, रहती है।
प्रशांत सर को बोलो। अब हम क्या करें भैया, हम पढ़ाने आते हैं, हम क्या करें, हम तो पढ़ाने आते हैं। कई बार बोल चुके हैं, प्रशांत सर करती नहीं कुछ, हाल 2 मिनट बाद फिर चला जाएगी आवाज। कब तक ध्यान रखेंगे, नीचे ध्यान रखेंगे, इस पर ध्यान रखें, चली जाती है आवाज। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं कि आवाज आप तक पहुंचे, मुझे दोबारा बोलने में कुछ कष्ट होता है। अब प्रशांत सर बोल, क्या करें अब, प्रशांत सर से क्या, तिवारी सर है ना, आवाज की बड़ी समस्या है सर। चलो कोशिश करेंगे बेटा, अब क्या करें, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है बेटा, जब पढ़ाने लग जाते पूरा रिदम बन जाता है, फिर आवाज चली जाती है। तो हम क्या करें बेटा, दोबारा से पढ़ाएं, दोबारा से पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, वो एनर्जी एक बार ही खर्च होती है, दूसरी बार तो लो हो जाती है। कोशिश करें, इसको भी देखते रहते, उसको भी देखते रहते, सारी चीज तो देखते रहते, ठीक है। हम बात करें बच्चों इसका थोड़ा सा, इसकी बात करें, ऊष्मा का प्रभाव सवेर हमेशा उच्च से निम्न की ओर होता है। ऊष्मा टेम्परेचर की बात करें, जो हीट होती है, हीट कहां से निकलती है, उच्च से निम्न की ओर। इसका मतलब क्या पता है आपको, लो मेरे पास लोहा है, मेरे पास क्या है, लोहा, मैं इसको टेम्परेचर लाइटर से जला रहा हूं, तो लाइटर से इसको जलाने पर यहां पर कैसा ताप, आवरण बन गया, यहां पर उच्च ताप बन गया बेटा, यहां पर उच्च ताप बन गया। उच्च ताप से टेम्परेचर कहां जाएगा, निम्न ताप की ओर। कभी आपको पता है कि जो लोहे की रॉड होती है, पहले लाइटर लगाते हैं, वहां पर गर्म होती है, फिर धीरे धीरे उसके पीछे की तरफ गर्म होती है। तो हीट जो होती है, हीट जो होती है बेटा, हीट जो होती है बच्चों, वो होती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होती है। समझ में आया बच्चा, हीट क्या होती है, हीट क्या चलती है, उच्च ताप से निम्न की ओर। क्यों बच्चा, सीखो। मेरे पास लोहा है, लोहे की रॉड है, मैं लाइटर जलाऊंगा, मैंने यहां पर पकड़ा हूं, बताओ, इस छोर पर मैंने लोहे की रॉड पकड़ी है, लाइटर जला रहा हूं, तुरंत गर्म हो जाएगा ये। पहले यहां पर क्या बनेगा, उच्च ताप का केंद्र बनेगा, फिर धीरे धीरे से क्या होगी, गर्म होगी। तो ऊष्मा कहां से प्रभावित होती है, उच्च ताप से, उच्च से निम्न ताप की ओर, या उच्च से कहां से आती है, निम्न ताप की ओर होती है। तो हमने बताया ऊष्मा का जो प्रभाव है, ऊष्मा का जो प्रभाव है वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको कि ऊष्मा कहां से कहां की ओर जाती है, तो ऊष्मा जाती है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। बेटा भूलने नहीं देंगे आपको, भूलने बिल्कुल नहीं देंगे, याद करवा कर रहेंगे आपसे। हीट ऑलवेज फ्लो द हाई टू लो, हीट हमेशा कहां से जाती है, हाई टू लो से। ठीक है बच्चों, ऊष्मा के विभिन्न मात्रक है। एक ऊष्मा को किस में नापा जाता है, पहले तो ऊष्मा को ध्यान रखो, ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा को कैलोरी में नापा जाता है। किस में नापा जाता है, ऊष्मा को कैलोरी में नापा जाता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.16 जूल होता है। एक जूल बराबर 0.2 जूल होता है। इसको छोड़ो भी, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 1 किलो आ गया पर 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी बराबर 1.8 10 की 3 जूल होता है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट है, कहीं पूछा नहीं गया है, इसलिए बता रहा हूं, देख सकते हो। आवाज पर आ रही है मेरी, आवाज आप बोलिए बेटा, प्रॉपर बोल रहे हैं, देखो सर आवाज की प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, सभी के मैं कमेंट देखते चलता हूं बेटा, कमेंट। चले बात करें, ताप क्या होता है, ऊष्मा पढ़ ली बेटा, ऊष्मा क्या होती है, कोई बताएगा, ऊष्मा इज द एनर्जी, मास इनटू टेम्परेचर। अगर मास ज्यादा हो, टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो ऊष्मा जो होती है, हाई फ्लो से लो फ्लो की ओर चलती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है। इतनी बात आप अपने दिमाग में लोड कर लीजिए। अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर क्या है, ताप किसी वस्तु का वह गुण है कि जिससे यह पता चलता है कि किसी वस्तु का अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य है। नहीं, किसी वस्तु का ताप उसमें निहित ऊष्मा की मात्रा की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या कह रहा है बता इसमें, टेम्परेचर क्या है,
किसी वस्तु का वह गुण जिससे पता चलता है कि वस्तु का अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय साम्य है। बिल्कुल है। क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अन्य दी गई वस्तु के तापीय केंद्र, अर्थात ताप क्या होता है? ताप ऊर्जा उसमें ही होता है बेटा। अगर मान के लोहा की प्लेट है, इसको टेम्परेचर दे रहा हूं, तो बेटा इसमें भी टेम्परेचर का साम्य आएगा? आएगा नहीं आएगा? यहां पर तापमान दिया, ये तो गर्म होकर, गर्म होने के बाद इसकी भी साम्य अवस्था बदल जाए, ये भी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो दूसरी वस्तु या वस्तु के साथ कह सकते बेटा, किसी वस्तु का अन्य दी गई वस्तु के साथ तापीय होता है। अन्य वस्तु इसको दे रहा हूं, ये कौन सी हो गई? अन्य वस्तु हो गई। अन्य वस्तु के साथ ताप का क्या होता है? समन्वय होता है। ताप बनता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों? ठीक है। देखिए बेटा, टेम्परेचर जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? मास पर। और टेम्परेचर भी देख लो बेटा, हाई प्रेशर से कहा, हाई टेम्परेचर से किधर की हो जाता है? लो टेम्परेचर की ओर आता है। ये तो आपको पता है, कितनी बार चर्चा कर चुका, अभी तो चर्चा की है। अब बात करें, बाहरी बल लगाकर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बदला जा सकता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में विद्युत मोटर की सहायता से ऊष्मा का प्रभाव निम्न ताप वाली वस्तुओं से उच्च ताप वाली वस्तुओं पर होता है। कहने का अर्थ, टेम्परेचर को बदला जा सकता है क्या? ऊष्मा को बदला जा सकता है। हाँ, कैसे बेटा? गर्म चीज ले जाओ, खोलता हुआ दूध फ्रिज में रख दो, कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा? ठंडा। तो बाहरी बल लगाकर क्या कर दिया? उसे ठंडा कर दिया। ऊष्मा का तापमान भी बदल सकते हैं ना बेटा? बदल सकते हैं। कैसे बताया सर? गर्म चीज लेकर आपने फ्रिज में रख दी और बेटा वो कैसी थी? गर्म। अब बाहरी बल लगा दिया रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर में क्या हो गई? ठंडी हो गई। तो हम कह सकते हैं ऊष्मा को बदल जा सकता है, गर्म से टू ठंडी अवस्था में भी बदला जा सकता है। ताप मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तापमापी। सभी बच्चों एक बार पूरे मन से इसको छोड़ दो, 1 2 3 ये वाला पॉइंट, 5 पॉइंटों को पूरी ईमानदारी से पढ़ना बच्चा। इस वाले पॉइंटों को ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो बच्चों, जल्दी पढ़ो बच्चों। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया, 2 से 3 चीजों पे बात हो चुकी। ठीक है बेटा। साधारण तापमापी में ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? तापमापी का उपयोग किया जाता है। तापमापी मुख्यतः ताप के बढ़ने पर इसमें डाले गए द्रव्य में फैलाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको कुछ याद नहीं करना। तापमान को मापने के कौन सा यंत्र बनाया गया? तापमापी यंत्र। कौन सा यंत्र बनाया गया? तापमापी। ठीक है, तो इसको ही पढ़ते रहना। तरल तापमापी क्या होता है? तरल तापमापी क्या होता है? इस प्रकार के तापमापी की पारस 80 डिग्री से 500 डिग्री के तक होती है। इसमें डॉक्टर तापमापी के रूप में जाना जाता है। इस तापमापी के माध्यम से 357 डिग्री सेल्सियस, कौन सा बेटा? 357 डिग्री सेल्सियस तक का माप ना सकता, क्योंकि इस ताप पर पारा जुबलने लगता है। इस ताप पर, क्योंकि इस ताप पर पारा बने। चलो बेटा थोड़ा सीखने की कोशिश करें, थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैंने बोला तरल तापमापी क्या है? अगर इसमें तरल तापमापी होगा, ये मान के चलो तरल तापमापी है, इसमें कौन भरा होगा? इसमें कौन भरा होगा? तरल पदार्थ भरा होगा। इसमें कौन भरा होगा? तरल पदार्थ भरा होगा। तो बेटा तरल तापमापी में बात करें, तरल तापमापी की, तो इसमें एक छड़ी होती है या एक मीटर होता है। इसमें क्या भरा होगा? तरल पदार्थ भरा होगा। तरल पदार्थ भरा होगा। अब तरल पदार्थ से बात करें, इससे हम कहा 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर हम 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान माप सकते हैं। कितना नाप सकते हैं? 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, क्योंकि 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है। ये भी इंपोर्टेंट है बेटा, ये भी इंपोर्टेंट है कि 357 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पर? 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा उबलने लगता है। तो हम क्योंकि तरल मापी में कौन भरा होगा? पारा। इधर देखेंगे इस यंत्र में, इस तरल मापी यंत्र में कौन भरा होता है? पारा भरा होता है।
कौन भरा होता है बच्चों? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। अगर तरल मापी यंत्र की बात करें तो बेटा इसमें कौन भरा होगा? तरल मापी। और पारा, अगर पारे भरा है तो उसमें 80 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नाप सकते हैं, परंतु इसमें कौन भरा होता है? पारा भरा होता है। और पारा भी बेटा उबलने लगता है, क्योंकि लिक्विड होगा, और लिक्विड होगा तो वो उबलने लगेगा। और 357 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? पारा उबलने लगता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। यह पूछा जा चुका है कि पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, कितना क्वथनांक होता है इनका, कितना मीटर होता है। तो पारा आपको बता दें 357 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है बच्चों? उबल जाता है। दूसरा प्रश्न आते बेटा, आ जाओ बेटा दूसरा पॉइंट। तरल मापी यंत्रों में बेटा मुख्य रूप से पारा भरा होता है। मुख्य रूप से कौन भरा है? पारा। तरल मापी यंत्र से हम 80 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस को नाप सकते हैं। और पारा कितने पर बोल जाता है? 357 डिग्री सेल्सियस पर पारा क्या हो जाता है? उबल जाता है। क्या मेरी बात आपके भेजे में आई है? क्या आई है क्या? तो बेटा पारा एक कैसी धातु बेटा? पारा कैसी धातु है? पारा क्या एक धातु है जो कैसी अवस्था में होती है बेटा? लिक्विड अवस्था में होती है। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, थोड़ा सुन तो लो, मेरी बातें तो सुन लो। जो पारा होता है ना, पारा एक धातु है, मेटल है। और जो 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 आपको बता दें किस अवस्था में होती है? लिक्विड फेज में होती है, लिक्विड मीडियम में होती है, द्रव अवस्था में होती है पारा। तो तरल मापी यंत्र में पारा ही भरा रहता है। बात करेंगे, पारदर्शी चमकदार होता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत कम होता है। इस प्रश्न को याद कर लो। अभी विशिष्ट ऊष्मा आ रही है बेटा पीछे। तो ये बेटा इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा, बहुत कम होता है, बहुत कम। अब बच्चों मन में उस सवाल उठता है कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। उस सवाल को अभी ढपना लो मन में, अपने कवर में डाल लो, अपने मुंह में रख लो। अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, पर इतना बता दूं कि यहां पर जो इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? कम होता है। इसके अणुओं के मध्य लगने वाला बल कैसा होता है? ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है? पास पास, दूर दूर। आसंजक बल, ससंजक बल होते थोड़ा पास पास होते हैं। अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे क्या क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। अणु जो होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उनके मध्य एक नया प्रकार का फोर्स लगता है। वो अणुओं को चिपकाए रहने में क्या करता है? सहायता करता है। और चिपकाए रहने में सहायता करता है बच्चों, उसी को कहते हैं ससंजक बल। ठीक है। इसका ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? अभी आप क्वेश्चन कहो सर ऊष्मीय प्रसार क्या है? चलो आ जाओ, थोड़ा सा बात कर लेते। सभी कोशिश करना बेटा। तो जो मरकरी होता है वो कितने डिग्री पर उबल जाता है? 357 डिग्री पर उबल जाता है। ठीक है। वेरी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है? वो जो वेरी लेस होती है। इतनी बात आप मेरी ध्यान रखते चलो। गैस तापमीटर क्या होगा? गैस तापमीय मीटर, तापमापी, गैस तापमापी क्या होगा? तो ये बेटा गैस तापमापी होगा तो इसमें कौन भरी होगी बेटा? गैस भरी होगी। क्या भरी होगी? गैस। कौन सी गैस होगी वो भी जान लेते हैं। 500 से डिग्री इसकी जो माप होती है, इसकी जो माप होती है वो कितने? 500 डिग्री तक। और इसमें कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है बेटा? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। करते हुए 15 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापा जाता है। 500 से बेटा 1500 डिग्री। कितनी डिग्री? 1500 डिग्री सेल्सियस नापा जाता है। बच्चों कुछ समझ में आई बात क्या? गैस तापमापी मीटर। गैस तापमापी मीटर की बात करें तो इसमें गैस होती है नाइट्रोजन। ये प्रश्न आ चुका है, प्रश्न छप गया है, प्रश्न छप गया। कैसे छप गया? तो बात करें कि गैस तापमीटर में, गैस तापमीटर में कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। गैस तापमापी मीटर से कितना 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 माप सकते हैं टेम्परेचर? 500 से 1500 सेल्सियस माप सकते हैं। 500 से 1500 सेल्सियस माप सकते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस। और बेटा कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ये बात समझ आ रही? गैस ताप मीटर क्या होता है? 500 से 1500 मीटर सेकंड क्या होता है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है क्या बच्चा? अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा है तो एक प्यार
सही बच्चों, एक कमेंट छोड़ दो अगर समझ में आ रहा है तो, कि गैस ताप मापी यंत्र क्या होता है। जल्दी से कमेंट छोड़ो, जल्दी जल्दी बच्चों। जी वॉइस नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही क्या बच्चा? शिवा तिवारी बिल्कुल, तो हम बिल्कुल ओके सर, शिवा तिवारी को समझ में आने लगे हैं। अमर सिंह आ रहा है, बिल्कुल बेटा। गैस ताप मापी यंत्र क्या होता है तो ये भी जान लो। गैस ताप मापी यंत्र को हमने समझ लिया बेटा। तो बहुत सारी चीज है बेटा, तापमान का नाम, ताप मापी का नाम, निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा और प्रयोग। ठीक है, प्रश्न बनेगा यहां से बेटा बच्चों, यहां से प्रश्न बनेगा बच्चों, यहां से प्रश्न आते हैं। जैसे तरल ताप मापी का न्यूनतम बिंदु कितना है? 80 डिग्री से स्टार्ट होता है और कितना जाएगा? 500 डिग्री। तो तरल लिक्विड थर्मामीटर से हम 80 डिग्री से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस से क्या करते हैं? मापते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक नापते हैं बेटा। कितनी डिग्री सेल्सियस तक? 500 डिग्री सेल्सियस तक नापते हैं। बात आई समझ में? गैस ताप मापी से बात की बात करें तो ये गैस ताप मापी वही बेटा, लो 1500, तुम 500 कर लो, या है तो 1500 नापा जाता है। परंतु आपको बता दें, जो तरल ताप मापी होता है इसका उपयोग किसमें करते हैं? डॉक्टर करता है इसका उपयोग, डॉक्टर करता है। आप मशीन देखोगे पुश 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 करने वाली, उसमें भी एक पानी सा भरा होता है, वो पानी नहीं होता, तरल ताप मापी होता है। उस पानी में पारा पाया जाता है, उससे हम 500 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। जबकि गैस की बात करें तो 300 ले लो, 400 ले लो, 500 से हम 1500 डिग्री सेल्सियस को नाप सकते हैं। ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम प्रतिरोध, प्लेटिनम प्रतिरोध, तो इससे 200 डिग्री से कितना नापेंगे? 1200 डिग्री। सूक्ष्म तापांतर मापने के लिए क्या आता है? सूक्ष्म तापमान का मतलब छोटे छोटे पदार्थों को मापने के लिए करता है। बड़ी संख्या में इसका उपयोग करते हैं, पर छोटे छोटे सूक्ष्म तापमांतर को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं बच्चा, इसका ही उपयोग करते हैं मेरे दोस्त। ताप युक्त बीमारी, तो आपको ये बता दूं, ये याद कर लो आपका ये। और आदर्श तंतु ताप मापी क्या होता है? 600 डिग्री से 2700 डिग्री। वस्तु चमक के आधार पर होते हैं, वस्तु को चमकाते हैं, इसके आधार पर टेम्परेचर बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको इतना। ऊष्मीय प्रसार क्या अभी आया था बेटा? ऊष्मीय प्रसार अभी शब्द आया था बेटा, ऊष्मीय प्रसार। देख लो, जस्ट आया था थर्मल एक्सपेरिएंसर। तो आपको बता दें ऊष्मीय प्रसार क्या है। सब बच्चों प्यार से पढ़ो बेटा, अच्छे से पढ़ो। आज हम फिजिक्स का एंड करेंगे, कल और क्लास रहेगी, परसों रहेगी, 7 तारीख तक रहेगी आपकी, लगभग 2-3 क्लास और है। आज 4 हो गई, 3 क्लास में हम बॉटनी खत्म करेंगे। जितने भी बॉटनी के टॉपिक है हम 3 दिनों में क्या कर लेंगे? खत्म कर लेंगे। तो फिजिक्स को आज हम निपटा देंगे। बहुत परेशान कर रही है फिजिक्स, आनंद भी नहीं आ रहा आप लोगों को। सबसे कड़वी दवा लगती है, जैसे कड़वी दवा लगती है ना, डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हो कि हम नहीं जा रहे कि दवाई कड़वी देता है। इसी तरह फिजिक्स भी कड़ी लगती है, क्योंकि पढ़ते लिखते हो आप हो नहीं। ये तो कह रहा हूं। तो बेटा ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? थर्मल एक्सपीरियंस क्या होता है? सामान्य पदार्थों को ऊष्मा देने पर ही उनकी विमाओं में वृद्धि होती है। ऊष्मीय प्रसार, प्रसार प्रसार मतलब चौड़ना। सुना है क्या बेटा आपने? प्रसार, एक्सपेंशन आपने सुना है क्या बेटा? एक्सपेंशन क्या होता है? इसी वृद्धि को ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। ताप बढ़ाने पदार्थ की आयतन बढ़ता है, ऊष्मीय प्रसार बढ़ाओ। बताओ क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ये बताओ, ये लोहा है, लोहे को गर्म करूंगा तो ये फैलेगा? पहले लोहा कठोर है, अब मुलायम होगा, मुलायम होगा थोड़ा फैलेगा ना, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो वही तो क्या कह रहे हैं? ऊष्मीय प्रसार। देख लो बच्चों, आवाज आ रही क्या? बच्चों आवाज नहीं आई? चलो बच्चों आवाज आ गई। तो अब ऊष्मीय प्रसार पढ़ रहे तो ऊष्मीय प्रसार
ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, अगर किसी वस्तु को टेम्परेचर देने पर, कोई वस्तु है आपके पास, ये लोहे की छड़ है, को क्या दे रहे हैं बेटा, तापमान दे रहे हैं। लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को क्या दे रहे हो आप लोग, लोहे की छड़ को क्या दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, ठीक है। जैसे इस पर तापमान देना स्टार्ट किया, गर्म करना स्टार्ट किया, तो अब ये छड़ है ना बेटा, ये वाली, ये किस में बदल जाएगी, ये मुलायम होगी, पहले सबसे पहले क्या हो जाएगी, मुलायम होकर इसका आकार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, इसका आकार क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, अर्थात वो चौड़ी हो जाएगी, या आकार ना कहते उसका आयतन क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उसका आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, उसका आयतन फैल जाएगा, बच्चों क्या फैल जाएगा, आयतन। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तो बता रहा हूं बेटा, आपने कोई ऊष्मीय प्रसार है, किसी वस्तु ली लोहे की छड़, और लोहे की छड़ को गर्म करो, लोहे की छड़ को क्या करो, गर्म करो, गर्म होने पर वो क्या हो जाएगी, पहले मुलायम, और मुलायम होगी तो उसका आकार क्या, देखो गोल ही रहेगी क्या, वो गर्म करने पर वो क्या होगी, गोल तो रह नहीं सकती, मुलायम होगी, मुलायम होने के बाद पानी लिक्विड हो जाएगी, तो उसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो रही है, उसके आयतन में क्षेत्रफल में क्या हो रही है, वृद्धि होती है। जब आयतन और क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार क्या है, तो आपको समझ में आ चुका है कि ऊष्मीय प्रसार क्या, देखो बच्चों, पदार्थ का ऊष्मा देने वाला उनकी ही विमाओं में वृद्धि करता है, इसकी वृद्धि को ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोहे की छड़ को तापमान दिया, लोहे की छड़ को टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अणुओं के बीच क्या हो जाती है, गति, दूध, उनके अणु कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ये बताओ, लोहे को गर्म करो तो मुलायम होगा, मुलायम होगा तो वो क्या होगा, द्रव होगा, तो उसके अणु क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा। इसी को बेसा क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। और जब ठंडा कर दिया जाए तो वापस से वैसी क्रिया हो जाती है, ठीक है। ये 3 प्रकार में होती है ऊष्मीय प्रसार, किस में होता है, 3 में होता है, तेज में होता है, द्रव में होता है, और बच्चों गैस में होता है। ऊष्मीय प्रसार की क्रिया, एक्सपेंशन, टर्मिनल एक्सपेंस की क्रिया, जो ऊष्मीय प्रसार की क्रिया, ऊष्मीय प्रसार की क्रिया 3 रूपों में होती है, एक ठोस में होती है, एक द्रव में होती है, एक गैस में होती है। 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। सब बच्चों का आग्रह है, सब बच्चों का आग्रह है कि आप इसको एक बार पढ़ के देखो। नॉर्मल ओनली विद हीट द गिवन, सब बच्चे पढ़ के देखो इसको, इंग्लिश वाला, सब बच्चों पढ़ो, सब बच्चों पढ़ो बेटा। आवाज आ गई। तो ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, ऊष्मीय प्रसार के बारे में जानो, मेरी बात सुनो। ऊष्मीय प्रसार क्या है, तो ये रॉड है बेटा, ये क्या है आपकी रॉड, मैं इसको क्या दे रहा हूं बच्चों, ऊष्मा दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बच्चों, ऊष्मा दे रहा हूं। अब देख, मैंने कुछ समय तक दी, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, तो मैंने इसको गर्म करता रहा, तो देखा गया इसकी लंबाई में क्या आ गई है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, और उसके आयतन, उसकी लंबाई में और आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। मैंने एक ठोस लोहे की छड़ ली, मैंने क्या किया, लोहे की एक ठोस छड़ ली, मैं उसको क्या दे रहा हूं, ऊष्मा दे रहा हूं, मैं उसको क्या दे रहा हूं, ऊष्मा। 1 घंटे 2 घंटे तक मैं ऊष्मा देता रहा, उसको क्या देता रहा, ऊष्मा देता रहा। 1 घंटे 2 घंटे तक मैं उसको ऊष्मा देता रहा, तो क्या हुआ, इसकी लंबाई क्या हो गई, इसकी लंबाई में हल्की सी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और वृद्धि होगा तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, चेंज होगा, पर ऊंचाई में वृद्धि नहीं है उसकी, है थोड़ा सा लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो बेटा जब बात करें लंबाई में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, ठोस। अगर एक चीज मैं यहां से देख लूं, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं, हाँ एक बताओ, उसकी लंबाई में वृद्धि जिस तरह की प्रसार करते एक था, ठीक है, आकार और आयता का पदार्थ में होता है, ठीक, लंबाई चौड़ाई दोनों में, ठीक। अब इधर देखो, तो बेटा यहाँ पर तीनों में वृद्धि होगी, लंबाई में भी होगी, चौड़ाई में भी होगी, और ऊंचाई में भी। तो बेटा मैं कहना चाहता हूं
जब ऊंचाई में, क्योंकि आयतन लग गया, ठीक है, क्षेत्रीय ऊंचाई। ओके ओके। ठोस में ऊष्मीय प्रसार क्या है? ठोस में ऊष्मीय कि आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो ठोस द्रव गैस तीनों वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय। ठोस में ऊष्मीय प्रसार, ये 3 रूपों में बांटा गया है। तो बेटा मेरी बात सुनना, ठोस ऊष्मीय प्रसार का मतलब है जब ठोस में लंबाई में वृद्धि हो, द्रव में वृद्धि हो और गैस में वृद्धि हो, तीनों माध्यम से हो, सॉरी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों वृद्धि होती है। जब लंबाई ऊंचाई चौड़ाई तीनों वृद्धि होती है तो उसमें क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो उसका क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन का प्रसार। ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार, 3 भागों में बांटा गया है। तो देखो बच्चों, पहला आता है रेखीय प्रसार क्या होता है, लाइनर एक्सपेंस क्या होता है, सर्पिकल एक्सपेंशन क्या होता है। तो बेटा रेखीय प्रसार को बात करेंगे, अगर कोई ताप देने पर उसकी लंबाई में ओनली किसमें वृद्धि हो? जब ओनली लंबाई में वृद्धि होती है, जब ओनली लंबाई में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रेखीय प्रसार कहते हैं। मेरी समझ में आया क्या? जब रेखीय प्रसार को क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार ओनली, मान के चले मेरे पास लोहा है और गर्म कर दूं बेटा, गर्म कर दूं, ओनली लंबाई में वृद्धि हो, ओनली लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में ऊंचाई में वृद्धि नहीं होती, ऊंचाई में वृद्धि नहीं होगी, चौड़ाई में वृद्धि नहीं होगी, केवल किस में होगी बेटा? लंबाई में। जब लंबाई में वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। लंबाई में वृद्धि होती है बच्चों, रेखीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, जिसकी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का माप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। वही बात है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो रेखीय प्रसार में हमेशा लंबाई में वृद्धि होती है। अगर मैं आपसे पूछ जाऊं क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार में क्या होगा बेटा? उसके आयताकार पटल के रूप में तो ताप देने पर उसकी लंबाई में, किसी बेटा? लंबाई में और चौड़ाई, क्षेत्रीय मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो तो उसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। केवल लंबाई में वृद्धि हो रेखीय प्रसार कहेंगे, और क्षेत्रीय प्रसार लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों वृद्धि हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया। मजे ले रहे हो? मजे सर बिल्कुल मजे नहीं ले रहे, ले रहे बेटा मजे, मजे नहीं लेते तो पढ़ाई कैसे? तो हमने बताया रेखीय प्रसार क्या होता है, आपको बताया क्षेत्रीय प्रसार क्या होता है। तो रेखीय प्रसार आपको समझ में आ गया। ठोस में पता चले ठोस के कितने भाग बांटे थे। ठोस में ऊष्मीय प्रसार क्या होता था? लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, अर्थात इसके कितने भाग थे? 3, रेखीय, ऊष्मा और क्षेत्रीय, आयतनी, आयतनी। तो बेटा रेखीय प्रसार की बात करें, इसमें ओनली 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 लंबाई में वृद्धि होती है। क्षेत्रीय प्रसार की बात करें लंबाई और चौड़ाई में। बेटा मेरे पास एक पेन है, इसको जला रहा हूं तो बेटा इसकी लंबाई भी बढ़ रही है और इसका चौड़ाई भी बढ़ रही है। इसकी क्या बढ़ रही है? चौड़ाई बढ़ रही है। जब चौड़ाई बढ़ रही है और लंबाई बढ़ रही है मेरे दोस्तों, मित्रों, तो वो कहलाता है क्षेत्रीय प्रसार। तो बच्चा क्या कहलाता है? क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? क्षेत्रीय प्रसार। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? चलो और देखो, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा से, और इसको बेटा अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एक बार देख लेना, अल्फा, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बीटा। ये भी पूछा जा सकता है कि रेखीय प्रसार को किस चिन्ह से चिन्ह प्रपाटी से दर्शाया जाता है। तो आपको बता दें रेखीय प्रसार को अल्फा से करते हैं, जबकि 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 आपको बता दें क्षेत्रीय प्रसार को हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो रही है? लेंथ
ओनली, तो इस हीटेड को क्या कॉल्ड क्या कहोगे, लाइनर एक्सपेंशन। तो जब लेंथ बढ़े तो क्या होगा, ये होगा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। किसमें प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। An object is only in the form of the rectangle plate, both is the length and increase only, कहाँ गया, चौड़ाई। चौड़ाई को क्या कहते हैं, डायमीटर बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ब्रीथ। हाँ लिखा है क्या सर, हाँ ये लिखा, सॉरी सॉरी, ये है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया। लेंथ एंड ब्रीथ लिखा है बेटा, लंबाई और चौड़ाई को करे तो लेंथ ब्रीथ होता है, तो इसे क्या कहते हैं, आयतन प्रसार। बात करें किसकी बात करने वाले बच्चों, आयतन प्रसार। हर बात को मैं तोड़ के बता रहा हूं बच्चा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सीख के जाओ। अगर मैंने आपको बता दिया है, सिखा दिया है, तो इसका मतलब है कि मैंने पूरा मेहनत आपके साथ कर रहा हूं। आज फिजिक्स को टाटा बाय बाय करेंगे और फिजिक्स से आए बताओ। चलो बच्चों थोड़ा सा आपको बता दूं कौन कौन से प्रश्न हो गए हैं, थोड़ा सा बता दूं, मेरे पास थोड़ा सा है। जो रेखीय प्रसार क्या होता है, रेखीय प्रसार क्या होता है, टेम्परेचर, लाइनर एक्सपेंशन क्या होता है, सुपरफिकल क्या होता है, इसको देख लो। तो रेखीय प्रेशर आपको पता है, जब किसी वस्तु है बेटा, ये मेरे पास कोई पेन है, लोहे का पेन है, चांदी का पेन है, जब इसको गर्म करते हैं बेटा, इसको उष्मा देते हैं, उसको तापमान देते हैं, तो इसकी लंबाई में क्या हो जाए, वृद्धि। ओनली लेंथ बढ़े, ओनली क्या बढ़े, लेंथ बढ़े। लंबाई में जब वृद्धि होती है, ओनली लेंथ बढ़े, तो उसे कहते हैं रेखीय, लाइनर। अब सर इसकी लंबाई में तो वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ चौड़ाई में वृद्धि हो जाए तो, लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई वृद्धि हो जाए तो, जब चौड़ाई में वृद्धि हो जाए और लंबाई दोनों वृद्धि हो जाए, तो इसको कहते हैं बेटा क्षेत्रीय प्रसार। क्या कहते हैं, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार देख लो, आयतन प्रसार, आयतन का फॉर्मूला क्या है, आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, हाय हाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों होता है या नहीं होता है, तीनों होता है या नहीं होता, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तीनों होती है नहीं होती, तो आप कहोगे बिल्कुल। आयतन का, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई होता है। मेरे पास दोबारा से पेन ले लिया मैंने, बच्चों मैंने दोबारा से क्या ले लिया भैया, पेन, दोबारा से पेन लिया है, तो बच्चों इसको गर्म कर रहा हूं, ऊष्मा दे, लाइटर है, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, वो वाला लाइटर नहीं, ये वाला लाइटर। देखो बेटा गरम किया, गरम करने के बाद इसको हीटेड हो गई, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, और साथ ही साथ ये ऊंची भी हो रही है, ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। जब तीनों वृद्धि हो उसको कहते हैं भैया वॉल्यूम, आयतन प्रसार, वॉल्यूम कहते हैं आयतन प्रसार। मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, बात आप तक पहुंची क्या, जी सर। तो बात, घन के आकार को कोई गर्म करने पर लंबाई में बेटा और चौड़ाई में, ऊंचाई में, तीनों में क्या हो, वृद्धि होती है, तो वस्तु का आयतन प्रसार कहलाता है। तो बेटा आपको समझ में आया, इफ एन ऑब्जेक्ट इज द शेप ऑफ द क्यूब, देन ऑफ द हीटिंग इंक्रीज द लेंथ, विड्थ, चौड़ाई एंड हाइट, तीनों में क्या होती है, जब तीनों में वृद्धि हो उसको कहते हैं हम आयतन प्रसार। क्या कहते हैं बच्चों, आयतन प्रसार। क्या मेरी बात अभी तक आपके कानों में पहुंची है, तो कानों में पहुंची है तो कर दो बेटा ओके सर, मजा आ गया आपकी क्लास में, जल्दी से लिख दो, लिख दो बेटा, उंगलियां चलाने में कोई पैसे नहीं खर्च होते, जल्दी लिख दो। चलो बेटा
कोई मोहब्बत नहीं करता हमसे, कोई क्या नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, कोई कमेंट नहीं लिख रहा हमारे लिए। चलो नहीं पढ़ा रहे आपको, आज से छुट्टी आपकी। कोई मोहब्बत नहीं करता हमसे, ठीक है भैया। मोहब्बत करने वाले बच्चे लाइन लगा दो, लाइन कमेंट के साथ। समझ में आ गया? एक कमेंट करने में उंगलियां परेशान होती है कि सर समझ में आ गया है या नहीं। कर दो बेटा, कर दो। चलो बच्चों, आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, सुन लीजिए मेरी बात। क्या? लंबी दूरी वाले द्रव वाहक पाइपों के बीच लूप का लगाया जाता है। लंबी दूरी में जो पाइप को सप्लाई करते हैं तो उनके बीच में क्या लगा देते हैं, कुछ ना कुछ लगा देते हैं, जिसके कारण टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण वो चौड़ी ना हो जाए। कांच के गिलास में गर्म तरल डाला जाता है, वो क्या हो जाता है, चटक जाता है। खौलती हुई चीज, और बहुत खौलती हुई चीज आप कांच में डालो तो उसमें क्या आते, क्रैक आते हैं। आप कहोगे सर हम तो खौलती हुई चाय पीते बेटा, उससे भी खौलती हुई चीज। आप कहोगे सर हमें तो चाय खौलती हुई पीने मजा आता है बेटा, जीभ लगा दो बंद नहीं हो जाओ। जीभ रहेगी ना, जो पेपलाई होती है ना, पेपलाई, पेपलाई रहेगी नहीं ना, टेस्ट आएगा। आप कुछ भी खा लेना, पेपलाई खत्म, जीभ खत्म। तो बेटा कांच के गिलास में आप गर्म चाय डाल देना तो बेटा आपका कांच का गिलास क्रैक हो जाता है। घर जाकर कर लेना बेटा, ठीक है बच्चा। बोतल में फंसे हुए ढक्कन को निकालने के लिए बोतल को गर्म करते हैं, करते हैं नहीं करते, ठीक है। बाल्टी धातु के जहाजों के विभिन्न हिस्सों को गर्म किया जाता है। तो सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं, ऊष्मीय प्रसार से संबंधित एग्जाम्पल हैं। द्रव में ऊष्मीय प्रसार बताओ। अभी तक हम किसकी पढ़ रहे थे, ठोसों में। ठोसों में द्रव, गैस, तीनों बढ़ रहा था। हमने रेखीय प्रसार पढ़ा था, सॉरी ऊष्मीय प्रसार में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ रही थी। हमने पढ़ा था रेखीय प्रसार, दूसरा क्या था, क्षैतिज, तीसरा कौन सा था, आयतन। आयतन में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बढ़ रहे थे, और जबकि रेखीय में लंबाई बढ़ रही थी और क्षेत्रीय में क्या होता था, लेंथ और बिट बढ़ रहा था। अब बात करते हैं, अब किसकी ऊष्मीय प्रसार पे आ गए हम। अब आ गए बच्चों द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। किसकी बात करने वाले बच्चों, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार की बात करेंगे। अब बात किसकी करने वाले बेटा, द्रवों में ऊष्मीय प्रसार। तो द्रवों में ऊष्मीय प्रसार क्या है, ठोसों की भांति। टाइप करने वाले ने बहुत गलत कर रहा है आजकल, आज उसको आज लपेटे मिलेंगे टाइप करने वाले को। आज टाइप करने वाला लपेटा में लिया जाएगा कि उसने आज गलती बहुत डाली पीपीटी में। आज उसकी भुजिया बना देंगे, भुजिया मार मार के टट्टी निकाल देंगे, वहां पतरी तिरंगा दस्त कर दें साले। ठोसों की भांति अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम चीज है, पानी को भी गर्म करोगे ना, पानी को भी गर्म करने पर उसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ठोस को गर्म करते ना, तो ठोस को गर्म करने पर उसकी आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बढ़ जाती है। इसी तरह द्रवों की भी लंबाई बढ़े, मतलब द्रव में भी आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी तरह द्रवों में भी आयतन बढ़ जाता है। ठोस की भांति अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में भी क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। गर्म करने पर पानी के आयतन में वृद्धि होती है, ठोस के आयतन में वृद्धि होती है। ये अपने दिमाग में समावेश कर लेना, ये अपने दिमाग में कोटि कोटि रूप से दबा लेना, दबा लेना, दबा लेना। लेकिन जल का बहाव 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक उल्टा होता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होता है बता दें, 0 से 4 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम होता है, आयतन अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस का जल आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिक होता है। तो मेरी बात सुनना बेटा, 0 से 4 डिग्री पर उल्टा होता है। उल्टा का मतलब होता है कि पानी को ऊष्मा प्रदान पर डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। देखो सर क्या कह रहा है, 4 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन घटता है। क्या घटेगा बेटा, आयतन, आयतन घटता है बेटा। आयतन क्या होगा, घटता है। और डेंसिटी क्या होती है,
घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, जिससे ज्यादा ऊष्मा देने पर शांत द्रव की तरफ व्यवहार करना है। तो उल्टा होता है बेटा कि 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कैसा होगा आपका, वॉल्यूम क्या होगा, घटने लगेगा, आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम वॉल्यूम। वैसे आपको बता दें, गर्म करने में वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, गर्म करने पर टेम्परेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, परंतु 0 से 4 डिग्री के बीच में वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, घटता है, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, घटता है, और उसका डेंसिटी क्या होगी भैया, 0 से 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या हो, जम जाएगा ना, बढ़ जाएगा ना, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, पास पास अणु हो जाएंगे, तो डेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी बच्चों, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 4 डिग्री सेल्सियस जल का आयतन न्यूनतम होता है, जल का आयतन कैसा होगा, न्यूनतम, और बेटा डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व न्यूनतम और आयतन क्या होगा, अधिक। देखो उधर 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन कैसा हो रहा है, न्यूनतम, और डेंसिटी क्या होती है, अधिक, और 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या हो रहा है, न्यूनतम। देखो यहां पर अधिक हो रहा है, यहां पर क्या कम हो रहा है, आयतन कैसा अधिक हो रहा है। अब यही तो कारण होता है, ठंड के दिनों में पाइपों में पानी जमने से पाइप फट जाते हैं। 0 से 4 डिग्री पर, 0 से 4 डिग्री पर बर्फ जम गई, तो इसका जो आयतन, आयतन कैसा होगा, न्यूनतम, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बर्फ जम जाएगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जिससे हमारे पाइप फट जाते हैं। किसी बच्चों को प्रॉब्लम है क्या, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से। एक बार पढ़ो जल्दी, 2 मिनट का अंदर, 2 मिनट में दोबारा से आ रहा हूं, जल्दी से पढ़ो आप लोग। एक बार और शिवा तिवारी, कितना मेहनत करवाओगे यार। अमर सिंह नहीं आया, एक बार और, चलो एक बार और बता दें भैया, एक बार जान लोगे क्या हमारी, अब ले लो। चलो एक बार और बता देते भैया, क्या कह रहे हैं बेटा। अगर ठोस की बात थी, द्रवों को गर्म करने पर आयतन कैसा होता है, बढ़ता है। द्रवों का द्रवों का आयतन क्या होता है बच्चों, द्रवों का आयतन बढ़ता है। द्रवों को गर्म करने पर, देखो बच्चों यहां पर, जब द्रवों को आप गर्म कर दोगे, यहां पर जब आप द्रव को क्या कर रहे हो बच्चों, जब जब धरती, जब द्रव को गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पर द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ता। इतनी बात सीखो बेटा। आप देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसा होगा, न्यूनतम होगा, आयतन न्यूनतम होगा पर डेंसिटी क्या होगी, अधिक। घनत्व क्या होगा बच्चों, घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा। अब मैं यही 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो, अगर मैं यही 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं बेटा, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कैसा होगा, न्यूनतम, जल का घनत्व न्यूनतम होगा, घनत्व न्यूनतम होगा, जल का डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, और आयतन पूछा जाए तो आयतन कैसा होगा, अधिक होगा। तो इसका आयतन आपको बताना पड़ेगा, इसका आयतन अधिक होगा। बच्चों बच्चों बच्चों, आयतन भी अधिक होगा, मेरे दुलारो, मेरे शेरों,
मेरे चीटो, तो आयतन भी क्या होगा मेरे दोस्तों, अधिक होगा। कहने का अर्थ क्या है, द्रव को जब गर्म करते तो आयतन हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, और डेंसिटी हमेशा क्या होती है, आयतन बढ़ता है, डेंसिटी का व्यवहार होता है। और 4 डिग्री पे बात करें, 4 डिग्री पर जल का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम होगा, परंतु देखो आयतन कम होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जल की बात करें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री पर कम हो जाती है, आयतन अधिक हो जाता है। इतनी तो कॉमन सेंस की बात है बच्चा, कि ठंडे के दिनों में पाइपों में पानी जम जाता है, क्यों फट जाते हैं, क्योंकि आयतन और डेंसिटी, आयतन कम हो जाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। तो डेंसिटी बढ़ जाने के कारण वहां पर बर्फ जम जाती है और वो फट जाते हैं। चलो, गैसों का ऊष्मीय प्रसार बताओ जल्दी से। गैसों का कोई भी, बच्चों इधर देखो, इसको एक बार पढ़ो अच्छे से। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, ओनली 2 मिनट, 2 मिनट का समय है, जल्दी से पढ़ दो, रिगड़ दो, जल्दी जल्दी से, जल्दी से रिगड़ो। रिगड़ दिया आपने, बच्चा समझा सकते हो, बताओ इसमें क्या कह रहा है, गैसों का ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, बताओ, पढ़ के बताओ। आवाज आने लगी सभी को। मैंने बोला बेटा गैस का ऊष्मीय प्रसार की बात कर रहा हूं, गैस का ऊष्मीय प्रसार क्या है। मैंने बोला सर गैस आपको दिखाई दे रही है क्या कमरे में, इस कमरे में गैस दिखाई दे रही है क्या, इतनी बता दो। आप कहोगे नहीं, क्या बोलोगे, नहीं। गैस का कुछ आकृति दिखाई दे रही है क्या, आप कहोगे नहीं। क्यों, गैस जो होती है उसका कोई आकार नहीं होता, ना उसका आयतन। पकड़ लो बेटा, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, तो वो नहीं पकड़ में आएगी, ना उसका क्या होता, आयतन निश्चित होता। तो हमने बताया गैस का कोई आकार नहीं होता, गैस का कोई आयतन नहीं होता, गैस का कोई आकार नहीं होता, गैस का कोई आयतन नहीं होता। उसे जिस पात्र में रखा जाता है, उसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का रूप धारण कर लेती है, उसी का क्या रूप धारण कर लेती है। बोतल में, सिलेंडर में आता है, सिलेंडर में गैस, तो वो सिलेंडर की भांति हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों, गुब्बारे में भर गई गैस तो गुब्बारे की भांति हो गई। कहने का अर्थ उसका कोई आकार आकृति नहीं होता, उसका कोई आकार आकृति तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पात्र में डालेंगे वो थोड़ा सा बदल जाता है। गैसों को ऊष्मा देने पर, ऊष्मा देने पर वो उठने लगती है। समझ में, गूगल पढ़ा क्या आपने, जितनी ज्यादा गर्म गर्म हवा होगी, जितनी ज्यादा गूगल पढ़ा होगा, जियोग्राफी पढ़ी होगी, तो आपको यह भी पता होगा गर्म हवा हमेशा ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठने पर निम्न दाब का केंद्र बन जाता है नीचे, फिर ठंडी हवा आएंगी और ठंडी हवा गर्म होगा, फिर क्या बन जाएगी ऊपर, आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बन जाती है वहां पर, फिर क्या उत्पन्न हो जाती है, बारिश। भूमध्य रेखा क्षेत्र में हर रोज होता है। इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पर रोज ही ना क्या होता है, बारिश होती है। तो बेटा हवा जो ऊष्मा जो कह सकते इसको, गैसों का ऊष्मा देने पर, गैसों को क्या दे दो बच्चों, गैसों को ऊष्मा दे दो, गैसों को ऊष्मा देने पर वो हल्की सी क्या उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है। क्या उठ जाती बच्चों, ऊपर। बात आई समझ में या नहीं, तो कह दो सर बात समझ में आ गई है, कह दो, जल्दी से लिख दो बात समझ में आ गई। ऊष्मा का संचरण तभी पढ़ाऊंगा जब कमेंट में लिख दोगे सर आ गई है। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर बच्चा समझना चाहिए। होशियार बच्चे से मुझे कोई लेना देना नहीं होता, जो बेटा पढ़ने योग्य वाला बच्चा होता है उसको मैं पढ़ाकर रहूंगा। जल्द से जल्द कमेंट बता दो, जल्द से जल्द, जल्द बताओ, जल्द आया सर समझ में, बिल्कुल पूजा जी, ओके सर ओके, मजा आ गया, मजा आ गया आपके कमेंट देखकर, मजा आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है बच्चा, ओके बहुत बढ़िया। तो ऊष्मा का संचरण देख लेते हो भैया, ए भैया सुन ले भैया, ऊष्मा का संचरण देख रहे हैं। तो ऊष्मा का संचरण क्या होता है, ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने की घटना को क्या कहते हैं, ऊष्मा का संचरण। ये बताओ ऊष्मा
ये बताओ, पहले कबूतर होता था, कबूतर जा 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 कबूतर जा, मेरे प्यार की चिट्ठी उसको दिया, होता था। तो चिट्ठी कौन देता था? कबूतर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चिट्ठी जाता, कौन ले जाता था? कबूतर। तो कबूतर क्या कर रहा है? ऊष्मा का संचरण, मैसेज अभी करते हो बेटा, अभी होता है, अभी भी होता है। अब मैसेज चलेगा व्हाट्सएप पर, हाय हेलो, हाय हेलो चलता है, हाय हेलो गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आफ्टरनून, फलाना दिन। तो बेटा बात करने का कारण क्या कह रहा हूं, कबूतर एक लव लेटर को ले जाकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो कबूतर क्या कर रहा है? संचरण का क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। इसी तरह ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है, ऊर्जा, ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाती, बहकर जाती है, उसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा का संचरण। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कैसे बेटा? लगा दो आंख, लगा दो आंख। यहां पहले यहां पर गर्म होगा, पहले कहां पर गर्म होगी? यहां पर गर्म होगी, और गर्म होते होते धीरे धीरे क्या हो जाएगी? आगे की ओर बढ़ता है। गर्म देखो बेटा, यहां पर क्या होगी? गर्म होगा, फिर धीरे धीरे छड़ क्या होगी? लोहे की छड़ क्या होगी? गर्म पीछे तक हो जाएगी। जब ऊष्मा का संचरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में होता है, उसी को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। ये तीन प्रकार को होती, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। कंडक्टर, टर्मिनल एक्सपेरिमेंट, ये भी ठीक है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, वेट कंडक्टर देख लो। चालन क्या होता है बच्चों? इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसा चाहिए आपको? माध्यम चाहिए। चालन के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, या ठोस चाहिए, गैस चाहिए, या द्रव चाहिए? माध्यम के लिए बच्चों, मीडियम के लिए आपको ठोस चाहिए, ठोस चाहिए, या गैस चाहिए, या लिक्विड चाहिए, तीनों में से कोई ना कोई चाहिए। तो चालन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, ऊष्मा को कणों द्वारा स्थानांतरित करते हैं। जो कहने का अर्थ है, माध्यम के जो एलिमेंट होते ना, कण, ठोस माध्यम के बता रहा हूं, अपने कण नहीं छोड़ते, ऊष्मा ही ट्रांसफर होती है। कई बार आपको देखा है क्या? कई बार देखो, आप ताप कर आते हो, तापते मनते हो? तापते अग्नि पर अंगूठी कहते, अंगूठी, अंगूठी कहते, अनोठी कहते। तापते हो, सर्दियों तापते, गर्म हाथ हो जाते। आप किसी से हाथ मिलाना, प्यार से पकड़े रहो, ऐसे आनंद से ऐसे पकड़े रहो किसी का हाथ, तो देखना उसी का दूसरे का हाथ भी गर्म हो जाएगा, दूसरे का हाथ भी क्या हो जाएगा? गर्म। क्योंकि इस हथेली के कण ने इस हथेली के कण को क्या किया? गर्म किया, गर्म किया। परंतु जो मॉलिक्यूल थे ना, वो निकल के आए कैसे? इस हाथ से निकल के इसमें आए? नहीं आए ना, ऊष्मा का संचरण कर दिया उन्होंने। मैंने हाथ पकड़ के रखा, बहुत बड़ा ये शिद्दत से, शिद्दत वाला था, शिद्दत वाला, शिद्दत वाला, मैं पकड़ा रहा। 2 मिनट बाद देखा मेरा हाथ भी क्या हो गया? गर्म। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि वो कौन? वो, उसके हाथ में गर्मी थी, और जब ऊर्जा का संचरण हो रहा था तो उसके हाथ से मेरे हाथ में क्या आ गई? एनर्जी आ गई। तो बेटा ऊर्जा निकली, परंतु जो हाथ के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आगे हाथ में नहीं आए। उन इस वाले हाथ ने इस वाले हाथ को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो बेटा यही बता रहा हूं कि माध्यम के कण अपना स्थान नहीं बदलेंगे। क्या दे देंगे वो? कणों को ऊष्मा दे देंगे। इस विधि से ऊष्मा का स्थान धीमा होता है। कैसा होता है? धीमा, धीमे धीमे होता है बेटा, धीमे धीमे होता है। लोहे को गर्म करो तुरंत रॉड गर्म नहीं होती, कुछ समय लग जाता है। लोहे के गर्म करो, रॉड पूरी तरह से एकदम गर्म नहीं होती। पेज को जलाओ तो पेज को, पन्ना होता है, पन्ना कॉपी का, पन्ना को जब तुरंत जल जाता है सेकंड में। और जबकि लोहे की जो रॉड को जलाना स्टार्ट करोगे तो वो कई मिनट ले लेगी ज्यादा। और तो इसमें की जो क्रिया जो होती है, वो जो क्रिया जो होती है वो कैसी होती है? धीमी धीमी होती है, धीमे धीमे।
इस विधि में ऊष्मा की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है, हमेशा ऊष्मा की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है, प्रकाश की गति सीधी होती है। ऊष्मा की गति पूछी जाए, हीट की जो प्रोसेस पूछी जाए, हीट की प्रोसेस, हीट की प्रोसेस, तो हीट की प्रोसेस जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, और लाइट की प्रोसेस हमेशा सीधी होती है। क्या आपको बताया है? यस सर, आपको बताया है, आपने पढ़ा है। तो हीट में हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, माध्यम भी गर्म होता है। ठीक है, इस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण प्राप्त ठोसों में होता है। चालन विधि का संबंध किससे है? प्रश्न आ चुका कि चालन विधि का, ओ भैया, चालन विधि का संबंध किससे आता है? तो चालन विधि का संबंध ठोसों में होते हैं, द्रव में नहीं होता। ऊष्मा चालकता कितने प्रकार में बांटा गया भैया? 3। चालक को कितने भागों में बांटा गया है? चलो इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, सभी बच्चे। इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है चालन के लिए? माध्यम की। अब बात करेंगे इसमें ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? धीमा। गति कैसे होती है? टेढ़ी मेढ़ी। ऊष्मा संचरण हमेशा किसमें होता है? ठोस। ये पॉइंट जो गोला लगा है, सभी बच्चे इस गोलों पे एक बार चर्चा कर लो। इस पॉइंटों पर गोले लगाए हैं, उस पर एक बार सभी बच्चे प्यार से चर्चा कर लो। चालक क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे ऊष्मा का प्रवाह सरलता से हो जाए। लकड़ी में ऊष्मा का प्रवाह सरलता से होता है? लकड़ी में जो प्रभाव जो होता है ऊष्मा का सरलता से हो जाता है या कठिनाई से होता है? लकड़ी में ऊष्मा का प्रवाह तेज होता है या धीमा होता है? बता दो। धीमे होता है ना। और लोहे में कैसा होता है? उसमें तेज होता है लकड़ी की अपेक्षा। लकड़ी पहले पूरी जलेगी, ये वाले, ये पूरा वाला जाल जलेगा, फिर पीछे जलेगी, फिर पीछे जलेगी, तो ऊष्मा या क्या, ये गर्म हो जाएगा तो ये पीछे वाला गर्म भी होगा, फिर पीछे वाला गर्म भी होगा। तो बेटा जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ का मतलब इसमें पदार्थ जिसमें ऊष्मा का प्रभाव कैसा होता है? इसमें ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? सरलता होता है। सरलता का मतलब है इसमें ऊष्मा का संचलन जल्दी हो जाता है। इसमें ऊष्मा का संचरण जो होता है वो जल्दी हो जाता है मेरे दोस्तों, तेज हो जाता है। तेज मतलब धीमा, तेज कह लो, क्योंकि लोहे में संचरण ज्यादा होगा लकड़ी की तुलना में। लकड़ी यहां पर पूरी जलेगी, लकड़ी यहां पर पूरी जलेगी तब जाकर संचरण होगा। और लोहा पूरा गर्म, यहां पर गर्म हो गया ना, पीछे वाले भाग को ही गर्म कर देगा, और पीछे वाले भाग को गर्म कर देगा, और पीछे वाले भाग को क्या क्या कर देगा? गर्म कर देगा। जैसे मानव शरीर धातु है, अम्लीय जल, तो मानव का शरीर हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गई, ये सारी की सारी धातु। कुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह सरलता से नहीं होता। कांच देखो, लकड़ी देखो, कांच देखो, सिलिकॉन देखो। बेटा कांच को जलाओ तो आसानी से गर्म नहीं होगा, लकड़ी को जलाओ आकाश आसानी से गर्म नहीं होगा, और लोहे को जला दो तुरंत गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। लकड़ी को जलाने में तुरंत गर्म नहीं होगा। तो बेटा लकड़ी होगी, कांच और सिलिका हो गया। ऊष्मा रोधी, बेटा ऊष्मा रोधी ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, ऊष्मा रोधी कहते हैं। एबोनाइट, एबोनाइट, तो बेटा ऊष्मा रोधी की बात करें, ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। क्या नहीं होता? बिल्कुल। ये बताओ कुकर पे रबड़ चढ़, ओके थर्ड वाला समझा देता हूं, ठीक है थर्ड वाला, ओके दोबारा समझा देता हूं बेटा। पूजा जी बेचिंतक रहिए आप लोग, थर्ड वाला समझा देता हूं। चालक क्या होता है? जिसमें ऊष्मा जल्दी जाए, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो, जल्दी से क्या चली जाए? ऊष्मा। और कुचालक क्या होते हैं? जिसमें ऊष्मा जाने में क्या लगे? टाइम लगता है। जैसे आपको कांच हो गया, कांच में जल्दी से गर्म नहीं होगा। लकड़ी हो गई, जल्दी से गर्म नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं? इसमें ऊष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, इसमें ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। जैसे आपको बता दें,
प्लास, जैसे आपको प्लास देखा, प्लास, प्लास के ऊपर रबड़ चढ़ी रहती है और आप करंट का काम करते हो फिर भी आपको करंट नहीं लगता। कुकर देखा है, कुकर, कुकर के ऊपर रबड़ चढ़ी रहती है, गर्म कुकर को आप उठा लेते हो, आपको गर्म नहीं होता, क्योंकि वो कैसा है, ऊष्मा रोधी है, उसमें ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता, उसी को ऊष्मा रोधी कहते हैं, जैसे एबनोनाइट एबस्टम। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चालन विधि के कुछ उदाहरण है। किस विधि के? चालन विधि के उदाहरण देखो। स्टील का गिलास में आप चाय पियो, स्टील का गिलास ले लिया, देखो गिलास ले लेते भैया, भैया देखो बेटा, देखो जल्दी से देखो, समझो समझो बेटा समझो, मजा आ जाएगा, मजा, चाय पियेंगे, चाय बनाते हैं। ये स्टील का गिलास है, ये स्टील का गिलास है भैया दोस्तों, ये स्टील का गिलास, स्टील गिलास, स्टील गिलास, ये क्या है? स्टील गिलास। ये कांच का गिलास, ये किसका है? कांच का गिलास। अब बेटा इसमें क्या, इसमें चाय है, चाय, टी, इसमें भी क्या है? टी है। तो आपको पता है स्टील का गिलास धातु है, स्टील का गिलास कैसा? धातु है, मेटल है। अगर ये धातु है तो जल्दी गर्म होता है ना, जल्दी क्या हो जाता है? गर्म होता है ना। और आप कांच के गिलास में पीते तो आपको गर्म नहीं लगता, ज्यादा गर्म ज्यादा नहीं लगता है ना। तो वही बताया है, अगर धातु गिलास में गर्म पी पियोगे तो ज्यादा गर्म लगती है। क्यों बेटा? क्योंकि जो धातु का गिलास है वो चालक में आता है। किसमें आता है? चालक में ऊष्मा जल्दी से प्रभावित होती है। और बेटा अभी बताया था कांच का गिलास जो था, सॉरी, जो कांच का जो गिलास था, कांच का, वो कैसा था? कुचालक था। कांच का गिलास बेटा, ये गिलास जो है कांच का गिलास कैसा है? कुचालक है। कांच का गिलास कैसा? कुचालक है। इसमें ऊष्मा का प्रभाव नहीं होगा, कम होगा। ऊष्मा का प्रभाव कैसा होता है? धीमे धीमे होता है, कम होता है। ऊष्मा का प्रभाव कैसा होता है? कम होता है। जबकि स्टील के गिलास में ऊष्मा का प्रभाव ज्यादा होता है, जल्दी होता है। ऊष्मा का प्रभाव बेटा जल्दी होता है। ऊष्मा का प्रभाव कैसा होता है? हाँ, आया समझ में बच्चों? आ गया गुरुजी? समझ, जल्दी लिख दो बेटा कमेंट में जल्दी से। ठीक है बेटा, अगर क्लियर हुआ है तो मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ठीक है, एस्किमो लोग बर्फीले दौरी या दीवार के मकान रहते हैं। एस्किमो जानते हो? बर्फीले क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, लकड़ी का घर बना के रहते हैं, तो उनकी दीवार 2 लेयर, जब मकान बनता है तो 2 लेयर की बनती है, 2 लेयर की। उनके बीच में गैप होता है, लेयर के बीच में लेयर, जिससे वो गर्मी रहते हैं, ठंडे रहते नहीं, ठंडे नहीं रहते, गर्मी रहते हैं। तो एस्किमो वाले लोग रहते हैं। ठंडी या गर्मी, गर्मी में लकड़ी एवं धातु की कुर्सियों के एक समान तापमान होता है। ठीक है, देख लेना आप लोग, इसको आप देख लेना उदाहरण को। सम्मेलन विधि क्या होती है? जैसे तभी बताया है, सम्मेलन, सम्मेलन क्या होता है? जब गर्म वस्तु, जब गर्म हवा चलती है, गर्म होने के ऊपर उठ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है तो बारिश हो जाती है। जब गैस का ऊपर उठना, गर्म वायु का ऊपर उठना क्या कहलाता है? सम्मेलन कहलाता है। बेटा माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम का कण स्वयं ऊष्मा ले लेता है। ऊष्मा मतलब जब हवा चलती है ना, जब हवा चलती है और गर्म क्षेत्र से निकल रही है, हवा चली, देखो हवा हिमालय से चली तो हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। उसके कणों में क्या हो जाएगा? ठंडापन आ जाएगा। और वही हवा इक्वेटर से निकली, भूमध्य रेखा से निकली, तो उसके कणों में क्या आ जाएगी? ऊष्मा आ जाएगी। उसके कणों में बच्चों ऊष्मा आ जाएगी, तो वो गर्म हो जाएगी। इस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण धीमी गति से होता है। ठीक है, ऊष्मा कैसे चलती है बेटा? टेढ़ी मेढ़ी। इस विधि से माध्यम गर्म हो जाते बिल्कुल। सम्मेलन का मतलब क्या होता है? गर्म हवा, गर्म हवा, गर्म कण। समुद्र के किनारे स्थालित समीर, समुद्र समीर का चलना। समुद्र के किनारे से आपको पता है बेटा, समुद्र के किनारे से हवा कैसे चलती? ठंडी ठंडी चलती, क्योंकि सम्मेलन क्रिया के कारण हवा के कणों में, हवा के कण भी कैसे हो जाते? ठंडे हो जाते हैं। और यही हवा राजस्थान से निकले तो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद उसके कण भी क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण आपको लू वगैरह लग जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कुएं का पानी गर्मी में ठंडा और ठंडे में क्या रहता है? गर्म रहता है, इसी सम्मेलन के कारण।
कल कारखानों में चिमनियों का लगाना। फ्रिज में फ्रिज रहता है ऊपरी की तरफ, फ्रिज में रेफ्रिजरेटर होता है, जानते हो? लो समझा दें। ये भैया फ्रिज लाए नए, ये फ्रिज लाए नए। आपको ये पता है कि रेफ्रिजरेटर ऊपर ही क्यों लगता है? ये आपका क्या है? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या होता है? जहां बर्फ जमती है। फ्रीजर, सॉरी फ्रीजर। ऊपर आपका फ्रीजर होता है ना बेटा, ऊपर क्यों लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता? कभी सोचा है आपने कि जो फ्रीजर जो होता है, बर्फ जमाने वाला जो कंटेनर होता है, वो ऊपर क्यों लगाते हैं? नहीं सीखा ना? बताओ। इधर देखो, यहां पर कौन सी हवा है? कौन सी हवा है? ठंडी हवा। इसमें बेटा, इसमें 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 क्या रखा है पता है? इसमें रखा है आपके सब्जी वगैरह, दूध वगैरह रखा है। क्या रखा है? दूध रखा है, सब्जी रखी है, फ्रूट्स रखे हैं, फल रखे हैं, ठीक है, पानी की बोतल रखी है, पानी की बोतल। क्या रखी भैया? बोतल। अब देखना इधर, अब यहां से ठंडी हवा चली, अब यहां से ठंडी हवा चली, ठीक है बच्चा? ठंडी हवा चली, नीचे क्यों? देखो, हमेशा ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हमेशा ऊपर उठती है, सब मैंने कहा था। ठंडी जितनी ज्यादा हवा होगी ना बेटा, आपको बता दें, जितनी ज्यादा ठंडी हवा होगी ना, वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। और गर्म हवा भैया, गर्म हवा दोस्तों, गर्म हवा बच्चों, गर्म हवा हमेशा नीचे से कहां जाती? ऊपर उठती है। तो ये ठंडी हवा है, ठंडी हवा ऊपर से कहां आएगी? नीचे की ओर आएगी, आएगी बेटा। ठंडी हवा नीचे की ओर आई, फल फूड को क्या कर गई? ठंडा कर गई। पानी की बोतल को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। सब्जी को ठंडा कर दिया। दूध को क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। अब ये हवा हल्की सी गर्म हो गई, क्योंकि जब किसी को हीट टेम्परेचर देते हैं तो उसके बदले हीट मिल जाती है। फल को दे दिया, सब्जी को दे दिया, पानी की बोतल को ठंडा कर दिया। अब ये हवा जो है ना, अब जो हवा ये वाली है ना, हल्की सी गर्म हो गई। अब गर्म हो जाएगी तो अब क्या होगी? ऊपर उठेगी। गर्म होने की हवा कहां होगी? ऊपर उठेगी। ऊपर उठेगी, द्वारा से क्या हो जाएगी? ठंडी। और ठंडी हवा ऊपर से क्या हो जाएगी? नीचे। और गर्म होने का, तभी तो आपको पता है 4-6 साल तक आपके फ्रिज में कोई दिक्कत नहीं आती। ठंडी हवा, ठंडे ऊपर से नीचे। तभी तो कहते हैं खुला मत छोड़ देना फ्रिज को, सारी गैस निकल जाए तो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो गैस बनती है और वहीं पर चलती रहती है, सर्कुलेट होती है। ठंडी होकर नीचे आई, गर्म होकर ऊपर गई, ठंडी होकर नीचे आई, गर्म होकर ऊपर गई। इसी को सम्मेलन क्रिया कहते हैं। देखो जल्दी फटाफट, जल्दी से देखो, इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लो जल्दी से, कॉन्वेक्टर आया क्या? चलो एक बार देख लो, किसी को डाउट है तो बता। कन्वर्टर, कन्वर्टर क्या है? विकिरण पढ़ लो बेटा, विकिरण क्या है? विकिरण क्या होता है? इस विधि से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में कौन होता है, कोई बता सकता है क्या? विकिरण में कौन होता है? प्रकाश की किरणें। प्रकाश की क्या होती है? विकिरण में कौन होती है? प्रकाश की किरणें होती है। बात समझ में आ गई? विकिरण किसका होगा? प्रकाश की किरणों का। इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। पढ़ा चुका हूं, लाइट में बोला था कि लाइट जो होती है उसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वो किसी माध्यम में, निर्वात में चार्ज सबसे ज्यादा होते हैं, पर सेकंड पूछे 3 लाख प्रति सेकंड की क्षमता से होती है। ना ठोस में, ना द्रव में, ना गैस में माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। आपको ये जानकारी लेनी पड़ेगी। विकिरण जो होता है, इस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में माध्यम के कणों का योगदान नहीं होता। कोई ठोस के, कोई द्रव के, कोई गैस का, ना निर्वात, किसी भी दिशा में चल सकती, किसी का भी उसको मतलब नहीं है। ऊष्मा का हस्तांतरण तीव्र गति से होता है। कैसा होता है ये बताओ? प्रकाश की किरणें आपके चेहरे पर पड़ती तो आपको क्या लगता है? जल गए। छत पर कपड़े सुखाने जाते हो, जले हुए लाते हो, गर्म लाते हो, तो उसमें ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? तेजी से।
किस रूप में होता है बच्चों? तेजी रूप से होता है ऊष्मा का संचलन। फटाक से ऊंचा जब 2 मिनट भी आपके चेहरे पर पड़ जाए ना बच्चों, जल जाते हो, ऐसा लगता है कि टैनिंग हो गई, शरीर थोड़ा काला पड़ गया। क्यों? क्योंकि यही कारण है प्रेरक। ऊष्मा का संचार सीधी रेखा में होता है सर, ये तो पता ही। विकिरण निर्वात में भी हो सकता है, वैक्यूम में होता है बेटा विकिरण, निर्वात में होता है जी, होता है सर, निर्वात में होता है। ऐसी जगह ऐसी जगह ऐसी जगह ऐसी जगह जहां पर 1% गैस नहीं है, जहां पर 1% धूल माटी के कण नहीं है, जहां पर 1% किसी प्रकार का मेथड नहीं है, उसको कहते हैं वैक्यूम, निर्वात कहते हैं। इसमें जी का मान 0 हो जाता है, केंद्र में जाने पर कोई ग्रेविटी नहीं मिलती। विकिरण का स्रोत कौन है? विकिरण हमको कहां मिलती है? सूर्य से। रेगिस्तान के दिन में तथा रात में छोटे ठंडे होती है। देखो आपको बता दूं, अगर कोई भी वस्तु है ना, जितनी जल्दी से गर्म हो रही है उतनी जल्दी से ठंडी भी होती है। स्टील के गिलास में चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, कांच के गिलास में चाय देर से ठंडी होती है। अगर कोई वस्तु जितनी जल्दी से गर्म होती है ना, उतनी जल्दी से क्या हो जाता है? ठंडी हो जाती है। रेगिस्तान दिन में गर्म रहता है पर रात में ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो जितने भी एब्जॉर्ब की है वो उसको क्या कर देता है? निकाल देता है। तो जो वस्तु जितनी जल्दी ठंडी गर्म होती है उतनी ज्यादा ठंडी हो जाती, जल्दी हो जाती है। बादल वाली रातें, अरे बादल वाली रातें स्वच्छ रातों की तुलना में ज्यादा गर्म होती, बिल्कुल। बादल वाली रातें उमस होती है, बादल वाली में पानी बरसा है, ऊपर बादल लदा हुआ है, वो कैसा पसीना निकलता है, ऐसा चिड़चिड़ाहट सी लगती है। तो बादल वाली रातें बेकार होती है, कहने का अर्थ है ज्यादा गर्म होती है। किरचॉफ का नियम, किसका नियम पढ़ने वाले आओ? किरचॉफ साहब का नियम पढ़ने वाले, किरचॉफ, ठीक है। 2 मिनट। तो किरचॉफ नियम को एक बार पढ़ो बच्चे। किरचॉफ नियम क्या कहता है? कुछ नहीं कहता, आप पढ़ लो तो आपको कुछ समझ में आएगा। तो किरचॉफ के नियम क्या कहता है? किरचॉफ बाबा हमारा क्या कहता है? किरचॉफ के बारे में पूरी जानकारी देते। किसी का डाउट है क्या? नहीं। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक होते, अच्छे अवशोषक अर्थात जो पिंड अधिक ताप, अधिक ऊष्मा, ऊर्जा को उत्सर्जन होता है, ऐसा पिंड जो अधिक ताप को, ऊष्मा को क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है, बाहर निकाल देता है। ऐसा पिंड, ऐसा ताप, ऐसा कोई पदार्थ ऊष्मा को क्या करता है? ऊर्जा को उत्सर्जन करता है। और वही कम ताप पर ऊष्मा का अवशोषण भी करता है और उत्सर्जित करते हुए निकल जाता है। मेरा सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, 2 कप जिसमें एक काला और एक सफेद गर्म चाय, क्या बोलना चाहता हूं? 2 कप है जिसमें एक काला रंग का है और एक कैसे रंग का है? सफेद रंग का है। 2 कप एक काले रंग के, एक गरम गरम का है, गरम सफेद में गरम चाय भरने पर काले कप की जल्दी ठंडी हो जाती ताकि काला कप चाय में ऊष्मा को अवशोष कर लिया, जबकि सफेद कप ऊष्मा को। ठीक, इधर कह रहा है आपने 2 कप लिए, एक काला कप लिया, एक क्या लिया? सफेद कप लिया, और आप उसमें चाय डाल दी, तो बताओ दोनों में से ठंडी कौन सी होगी? नहीं, क्योंकि काला रंग टेम्परेचर को अवशोषित ज्यादा करता है। जितनी जल्दी, मैंने बताया जो चीज जल्दी अवशोषित करे उतनी क्या कर देगी? निकाल लेती है। काला शर्ट पहन लो तो आपको ज्यादा गर्मी लगेगी क्योंकि अवशोषित करती है, पर आप काली शर्ट को पहनकर ठंडे इलाके में चले आओ तो, मतलब कहने का अर्थ है, एक कॉपी या एक मग में आप चाय ले लो काले कलर में, तो उसमें डाल दो तो वे अवशोषित तो होगी बेटा। एक काला रंग है, क्योंकि काला कप चाय ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जबकि सफेद कप उत्सर्जन का होता है। हाँ हाँ, सही है, ऐसा लिखा है। काले रंग में ज्यादा समय तक रहेगा, काले रंग में चाय क्या होगी बेटा? ज्यादा गर्म रहेगी, क्योंकि ऊष्मा को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेगा। और जबकि जो हमारा जो सफेद रंग है ऊष्मा को क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है। इसी को किरचॉफ का नियम कहते हैं। इस लाइन को एक बार पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। और क्या बचा है? आप लोग देखते रहना बेटा, पॉलिश किए जूते चमक ज्यादा क्यों होती है, इसको एक बार क्या कर लेना, आप लोग देखते रहना। गुप्त ऊष्मा ये बच्चा है बस। गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की इकाई के द्रव्यमान मात्रा के तापमान में परिवर्तन किए बगैर उनकी व्यवस्था में परिवर्तन कर देती है। देखो, गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की इकाई द्रव्यमान मात्रा के तापमान परिवर्तन के बगैर उसकी अवस्था को क्या करते? परिवर्तन करते। कहने का अर्थ है, देखो ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव बदलने की क्रिया को अवस्था है।
बर्फ की गलनी गुप्त उष्मा 80 डिग्री होता है। क्या कह रहे हैं, गुप्त उष्मा क्या है, तो ये क्या करता है, बिना द्रव्यमान को बदले, किसी वस्तु के मास को ना बदले, अपने आप को क्या करता है, परिवर्तन कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। ये होता है हमारा गुप्त उष्मा। थोड़ी सी कहानी है, पढ़ लेना, जितना इंपोर्टेंट भी नहीं है। तो बेटा आज मैं क्लास को एंड करता हूं, फिजिक्स में एंड कर रहा हूं। अब हमारी लगभग 3 दिन चलेगी बॉटनी। बॉटनी 2-3 दिन तो खींचनी पड़ेगी बेटा। खींचनी का मतलब कि उसमें भी चैप्टर ज्यादा लंबे लंबे बड़े, बायो से सबसे बड़े बड़े टॉपिक उसमें, बड़ीकरण उसमें लिखा है, हार्मोन्स वगैरह उसमें लिखे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में नहीं हो तो 3 दिन तक लास्ट हमारा रहेगा। दीपावली से पहले, होली से पहले आपकी छुट करा दी जाएगी, दीपावली नहीं होली से पहले, तो कोशिश हमारी भी है। ठीक है, तो मैं राहुल सिंह आज की क्लास में आपसे विदा मिलता हूं कल आपसे। थैंक यू।